पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने आज जिस तरह बैटिंग की है, लगता ऐसा है कि सरफराज अहमद के कैरियर के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दिया है। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको किसी और वे से लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है और किसके हवाले से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर सरफराज अहमद को टीम के अंदर नहीं खिलाना तो उन्हें स्क्वाड में नहीं रखना चाहिए। ये एक बड़े प्लेयर की तजलील है जो कि पाकिस्तान का साबिक प्लेयर रहा हो, वो बेंच पर बैठकर मैच देखता रहे। तो उससे फिर बेहतर है आप नौजवान किसी प्लेयर को ग्रूम करें, वो पिच पर भी आएगा, टीम के माहौल में एडजस्ट भी होगा, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा सकती हैं। अब सरफराज अहमद के हवाले से जो सूरत हाल है, कुछ लोग उसके जज्बाती जो फैंस हैं वो खामखा नाराज़ हो जाते हैं जब मैं कोई ऐसी बात करता हूँ। असल चीज़ ये होती है कि आपके स्टेट्स, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा फोकस भी उसी बात पे करता हूँ। अब यहाँ पर सरफराज अहमद के कैरियर के हवाले से मैं यहाँ पर सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो रही है तो टेस्ट क्रिकेट की ही बात करेंगे। और सरफराज अहमद की अगर किसी फॉर्मेट में जगह बनती है तो वो टेस्ट फॉर्मेट ही है। अब यहाँ पर सरफराज अहमद का कैरियर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। जब उन्हें 2019 में टीम से ड्रॉप किया गया था तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं थी। आखिरी 6 टेस्ट मैचेस की 11 इनिंग्स में वो सिर्फ 200 रन्स कर सके थे। 56 उनका बेस्ट स्कोर था, 2 फिफ्टियाँ थी 11 इनिंग्स में, लेकिन एवरेज जो है 20 की थी, यानी कि बाकी इनिंग्स में वो नाकाम रहे थे। और 11 में से 5 इनिंग्स में, यानी कि लगभग आधी इनिंग्स में, वो अपना जो इनफरादी स्कोर है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं कर सके थे और 3 बार वो 0 पर आउट हुए थे। तो उसके बाद उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट साइड से भी ड्रॉप कर दिया गया था। अब उसके बाद आते हैं उनका जो कमबैक हुआ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2022 के एंड पर, वो इंतहाई शानदार था और शायद इसकी तवक्को शायद किसी ने की ना हो, शायद उम्मीद भी नहीं थी किसी को। शायद सरफराज अहमद के लिए भी शॉकिंग परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस वो अपने पूरे कैरियर में कभी भी नहीं दे सके थे। इस सीरीज़ की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला कराची टेस्ट मैच था उसकी पहली इनिंग्स में 86, दूसरी इनिंग्स में 53, उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच कराची में खेला गया उसमें 78 रन्स और अगली इनिंग्स में 118 रन्स। अगर 2018 के नवंबर से लेकर अब तक देखें तो सरफराज अहमद की पूरी जो परफॉर्मेंस है इन्हीं 2 टेस्ट मैचेस के ऊपर मोहित है। ये 2 टेस्ट मैचेस जो कि कराची में खेले गए थे, जो कि उनका होम ग्राउंड है, पूरी करियर की जो क्रिकेट है वो यहीं पर खेली है। तो कराची से बाहर इस अरसे में सरफराज अहमद की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही है। उसका मैं हवाल भी आपके लिए पेश कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद दौरा श्रीलंका में 17-1 पर आउट हुए, पहले इनिंग्स में 17, दूसरी में 1, और कोलंबो टेस्ट मैच की जो इनिंग्स थी उसमें कदरे बेहतर खेल रहे थे। 3 चौकों से मैच 14 रन्स कर चुके थे, लेकिन गेंद उन्हें लग गई, रिटायर होकर जाना पड़ा। उनकी जगह बैटिंग की रिजवान ने, उन्होंने आकर 50 यार्ड दी। और उसके बाद उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच में भी मौका दिया गया। पर्थ के मकाम पर यह मैच खेला गया। पहली इनिंग्स में 3 और दूसरी में वो 4 रन्स कर सके, यानी कि 2018 से लेकर अब तक वो कराची के अलावा कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके हैं। और अब यहाँ कंपेयर करते हैं कि दौरा श्रीलंका से, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद से रिजवान ने 6 जो आज 6ठी इनिंग्स खेली है और सरफराज अहमद ने 5 इनिंग्स खेली हैं। रिजवान ने 444 रन्स किए हैं और सरफराज अहमद ने सिर्फ 39 रन्स किए हैं। 171 बेस्ट स्कोर है रिजवान का और 17 बेस्ट स्कोर है सरफराज अहमद का। 103.50 की एवरेज है रिजवान की और 9.75 की एवरेज है, यानी कि 10 रन फी इनिंग्स से भी कम एवरेज है सरफराज अहमद की। 71 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का, 61 का स्ट्राइक रेट सरफराज का। रिजवान ने 1 सेंचुरी 2 फिफ्टियाँ बनाई हैं, जबकि सरफराज अहमद ने 17 रन से बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है। और उसके अलावा मैं इनिंग्स बाई इनिंग्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ 67 बॉल पर 50 रन्स किए, नॉट आउट रहे। फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला जब सरफराज अहमद को ड्रॉप किया गया था पहली नाकामी के बाद, तो 51 गेंदों पर 42, फिर 62 गेंदों पर 35,
सिडनी टेस्ट में 103 गेंदों पर 88, ये ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ जाकर ये परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद 28 और आज 171 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए। इसके मुकाबले में सरफराज अहमद ने श्रीलंका के खिलाफ 15 गेंदों पर 17, फिर 10 गेंदों पर 1, फिर 22 बॉल्स पर 14 नॉट आउट रहे, रिटायर आउट हुए थे, वो मैंने पहले बताया। फिर ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ 3 और 4 रन कर सके। तो ये फ़र्क है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरिट के ऊपर फ़ैसला किया जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह सरफराज अहमद की टीम में जगह बनती हुई दिखाई नहीं देती। अब यहाँ अलग बात है, कुछ लोग ये कहेंगे कि सरफराज अहमद कराची का है, फ़लाँ फ़लाँ। ये कुछ लोगों की आदत है, ये कुछ लोगों की मजबूरी है, बिल्टन है उनके अंदर, ये चीज़ उनके दिमाग में, उसको आप नहीं हटा सकते। लेकिन अगर न्यूट्रल होकर सोचा जाए तो वाकई ही सरफराज अहमद का जो टेस्ट करियर है वो भी अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। और रिजवान अहमद ने जो आज की इनिंग्स के लिए है उससे बाखूबी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद रिजवान आने वाला वक्त उसी का है। ये अलग बात है कि शान मसूद इस हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं, और आज जिस तरह इनिंग्स डिक्लेयर की है शान मसूद ने, वो भी इस तरह से नाइंसाफ़ी है। सिर्फ 29 रन के फासले पर आप खड़े हुए थे। अगर आपने इस मौका पर इनिंग्स डिक्लेयर की है, थोड़ा 3-4 ओवर्स दे देते अगर रिजवान को, तो वो अपनी डबल सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान की तारीख़ का तीसरा विकेट कीपर और गुज़िश्ता 44 साल तारीख़ में पहला विकेट कीपर बन सकता था। तो ये शान मसूद ने इस हवाले से मेरे ख्याल में सही फ़ैसला नहीं किया। लगता ऐसा है कि अगर वो ख़ुद रन्स नहीं कर रहे तो दूसरों से भी रन्स उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे।